देखिए, इस पूरे इलाके की जनता की नब्ज जानते हैं वो, जिसे कहा जाता है कि नब्ज जानना। इस पूरे इलाके की नब्ज जानते हैं, एक एक गली में उनका आना जाना है, एक एक गली में लोग उनको पहचानते हैं। उनके पिताजी की यहाँ पे इतनी इज्जत है, हर व्यक्ति उन्हें जेपी अग्रवाल साहब को यहाँ पे जानता है, उनके दादाजी को, लाला रामचरण अग्रवाल जी को सब जानते हैं। जब इलाके का व्यक्ति होता है और इलाके के बारे में जब सब जानकारी रखता है कि किस गली में क्या समस्या है, किस आदमी से क्या समस्या है, तो वो उनको दूर करने में जिम्मेदारी लेता है। अगर व्यक्ति दूर से आएगा, बाहर से आएगा और वो लोगों के बीच में नहीं जाएगा तो कौन उसे पूछ रहा है। तो मुदित अग्रवाल जी के बारे में कम से कम ये है कि वो चुनाव तो आज पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे कह दे कि मैंने मुदित अग्रवाल से कभी कोई हेल्प ली और उन्होंने मुझे मना कर दिया, तो मैं कहता हूँ कि हाँ, मुदित अग्रवाल जी का चुनाव लड़ना गलत है। जब भी कभी चुनाव हो या ना हो, किसी ने अगर उनसे कहा कि साहब हमें इस चीज़ की जरूरत है और आपके फ़ोन की जरूरत है, हमेशा मौजूद रहे, रात के 24 घंटे मौजूद रहे, रात बेरात दिन रात उन्होंने कभी नहीं देखा, उनकी टीम ने कभी नहीं देखा। तमाम लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो कहते हैं कि हाँ, लाला जी को कभी भी फ़ोन कर लो, लाला जी हमेशा अवेलेबल मिलते हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी आ रही है यहाँ, तो बीजेपी तो आ नहीं रही है। कांग्रेस नहीं तो आम आदमी पार्टी। कहता हूँ बीजेपी जो है अनपढ़ों की पार्टी है, इन्हें खुद ही नहीं पता होता मैं कहना क्या है। इनसे धार्मिक नारे आप जितने मर्जी लगवा लो, उनमें मास्टर है। इनसे आप भड़काऊ नारे जितने मर्जी लगवा लो, उनमें आप मास्टर हैं। जब आप इनसे डाटा की बात करेंगे, जब आप इनसे गणित की बात करेंगे, जब आप इनसे हिसाब मांगना शुरू करें, वहीं इनकी हवा खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की आपको पता है ना कितनी चर्चा हुई थी जब वो 3 का पहाड़ा भी नहीं सुना पाए थे बच्चों को। 1 लाख करोड़ का कर्जा भारत में 2014 तक बीजेपी ने काम कर करके 18 काम करके 225 लाख करोड़ पहुंचा दिया। भुखमरी इंडेक्स में बीजेपी का काम, जब तक कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, 55वां नंबर भुखमरी इंडेक्स में हमारा। बीजेपी ने इतना काम करा, 18 घंटे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इतना काम करा, आज वो 111वें नंबर पे पहुंचा दिया। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त मैं दिल्ली में चांदनी चौक की सीट में मौजूद हूँ, जबकि आपको पता है दिल्ली में मौसम बदलते साथ ही राजनीति का भी मौसम बदल रहा है। मौसम गर्मी ठंडा था लेकिन अब गर्म हो रहा है, वही राजनीति एकदम तापमान हाई हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज बातचीत करेंगे कि इस सीट में, खास करके चांदनी चौक का ये सीट, कौन जीत रहे हैं इस बार, क्या कुछ होने वाले, यहाँ पर काम हुआ है या नहीं हुआ है, क्या इस बार बदलाव होगा। शर्मा जी, हाँ सर, क्या लग रहा है आपका, ये चांदनी चौक का सीट इस बार कौन जीत रहे हैं? अब बाकी के बात की बात कर रह गए तो यहाँ कांग्रेस आम आदमी पार्टी आ रही है यहाँ, तो बीजेपी तो आ नहीं रही है। कांग्रेस नहीं तो आम आदमी पार्टी, बस 2 आ रहे हैं। अच्छा, बीजेपी क्यों नहीं? क्योंकि केंद्र तो संभाल नहीं रहे, तो राज कहाँ से संभाल लेंगे ये। पहले केंद्र संभाल लें तब राज संभाल लेंगे। अब तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी हम जा रहे हैं, हम अब पटना जाएंगे। हम पटना कहाँ जाएंगे? हम पटना में जा रहे हैं। अब तो गृह मंत्री जी से तो नीतीश जी समझे, केंद्र संभाल लिया, हरियाणा ले गए, महाराष्ट्र ले गए, अब कौन सी ख्यालों में हो भैया? तब पहले वही तो कह रहे हैं ना, तो पहले अब जो पटना जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे प्रधानमंत्री जी? पटना नहीं जाने चाहिए था इनको, इन्हें केंद्र में ही रहना चाहिए था। बीजेपी ने काम नहीं किया आपके हिसाब से? बीजेपी केंद्र से लेकर और आज तक के लिए काम नहीं हुई। सर कह रहे बीजेपी काम नहीं किया है, अब इस सीट में क्या होने वाले हैं सर? बिल्कुल जी, बीजेपी ये तो गलत कह रहे हैं, बीजेपी ने काम नहीं करा। मैं बताता हूँ बीजेपी के काम। 55 लाख करोड़ का कर्जा भारत में 2014 तक बीजेपी ने काम कर करके 18 काम करके 225 लाख करोड़ पहुंचा दिया। भुखमरी इंडेक्स में बीजेपी का काम, जब तक कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, 55वां नंबर भुखमरी इंडेक्स में हमारा। बीजेपी ने इतना काम करा, 18 घंटे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इतना काम करा, आज वो 111वें नंबर पे पहुंचा दिया। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा स्थान जो है 65वां हुआ करता था। इतना काम करा, प्रेस को इतना दबाया, अपने फेवर में इतना बुलवाया और झूठी सच्ची खबरें इतनी फैलाई कि आज वो 180 देशों में 163वें नंबर पे पहुंच गया। इतना काम करा बीजेपी ने। बहन बेटियों की इज्जत उन्होंने सीधी तार हो रही है, होती रहने दी, उन्हें कोई मतलब नहीं। मणिपुर में नग्न परेड होती है, इतना काम करा कि आज से पहले कभी ऐसी हमें शर्मनाक हरकत देखने को नहीं मिली, लेकिन बीजेपी के राज में वो ही हरकत हो गई, बहन बेटियों की नग्न परेड कराई गई। पहलवान बहन बेटियों को जंतर मंतर पे घसीटा गया। तो ये क्या है, बीजेपी के काम नहीं है? इतने तो काम कर रखे हैं बीजेपी ने, फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं बीजेपी ने काम नहीं करा। मैं तो कहता हूँ रुपया हमारा कहाँ था 2014 में? डॉलर के मुकाबले 58 रुपये हुआ करता था। बीजेपी ने कितना काम करा? 86 रुपये पहुँचा दिया। 65 रुपये, 70 रुपये, 68 रुपये पेट्रोल हुआ करता था। बीजेपी ने इतना काम कर दिया, 100 रुपये पहुँचा दिया पेट्रोल। कितना काम करा बीजेपी ने? मात्र 22 करोड़ लोग हमारे गरीब थे 2014 में, जिनके पास बीपीएल कार्ड धारक जो थे। बीजेपी ने इतना काम करा, 81 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। कितना बड़ा काम करा बीजेपी ने। और लोग तो बेकार पता नहीं क्यों बात करते हैं कि बीजेपी ने काम नहीं करा। मुझे तो दिखते हैं बीजेपी के। अरे दिल्ली भी ले जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ले जाओ जो ले जाना है। केचुआ तुम्हारा, चुनाव आयोग तुम्हारा, तंत्र तुम्हारा, इलेक्शन कमीशन तुम्हारा, सीबीआई तुम्हारी, ईडी तुम्हारी, आईटी तुम्हारी। तो भाई अब रह क्या गया? तुमने तो सादे सीधी सी बात है, रातों रात तुमने चुनावों के परिणाम बदल दिए। 10% तुमने वोटर बढ़ा दिया हर राज्य में। अभी सुप्रीम कोर्ट में 13 दिसंबर को सुनवाई थी ईवीएम के खिलाफ। 13 दिसंबर को सुनवाई होती है, 13 दिसंबर में। उससे पहले 12 दिसंबर को हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया। मैं ईवीएम का मसला नहीं सुनूंगा, इसे किसी और बेंच में भेजो, मामला खत्म।
छुट्टी। 4.25 लाख रुपए हरियाणा के कैंडिडेट ने जमा कराया कि मैं रिकाउंटिंग कराना चाहता हूँ, ईवीएम की मुझे रिकाउंटिंग कराई जाए। 4.25 लाख रुपए चुनाव आयोग ने जमा कर लिए, और जमा करने के बाद ईवीएम क्या कहते हैं वो ला के रख दी सामने, इसमें जो मॉक पोल पड़े हैं ना उनको काउंट कराएंगे हम। तो मॉक पोल का मतलब होता है जब मशीन चालू होने से पहले 100 वोट डाले जाते हैं कि वो 100 वोट सही हुए या नहीं हुए, जो डाले गए वही काउंट हुए या नहीं हुए। मशीनों का डाटा ही डिलीट कर दिया गया, तो कितना बड़ा काम करा बीजेपी ने, शानदार काम करा। आज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के 5 MP लापता हैं, कितना बड़ा काम करा है। शिंदे गुट के 3 विधायक लापता है आज, कितना बड़ा काम करा हुआ है, कितना शानदार काम करा हुआ है। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि काम नहीं करा। दिल्ली भी ले जाएंगे तो ये सीट क्या होगा सर, चांदनी चौक का सीट? चांदनी चौक की सीट तो देखिए जी मुदित अग्रवाल जी की है, ये मोदी जी की है। मैं पूरी दिल्ली का तो नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम इस चांदनी चौक में मेरा बहुत आना जाना है, बहुत लोगों से मिलना जुलना है। चांदनी चौक में मुदित अग्रवाल जी जोर पकड़ रहे हैं, लगातार जोर पकड़ रहे हैं, बिल्कुल लगातार उनकी ग्राफ बढ़ता जा रहा है। यहाँ सानी साहब से सारे के सारे परेशान हुए पड़े हैं। कोई भी आपने जरा सा काम करना है, जरा सा आपने घर में अपने कंस्ट्रक्शन छेड़ी, सबसे पहले एमसीडी वाले आ जाएंगे, हाँ भैया क्या हो रहा है, फिर वो कहेंगे नहीं भैया नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो दिखाओ परमिशन दिखाओ, ये दिखाओ। सानी साहब को फ़ोन लगता है, सानी साहब मेरे घर में, अच्छा ठीक है शाम को आ जाइए सेटलमेंट करा दूंगा। शाम को सेटलमेंट हो जाती है, अगले दिन से काम शुरू हो जाता है। तमाम जी बिल्कुल जी, यहाँ की सीट तो कन्फर्म है। अच्छा, लेकिन ये बीजेपी जो कह रहे हैं कि महफिल लूट लेंगे इस बार, कुछ भी हो जाए, सारा सीट कह रहे हैं इस बार तो कमल। बिल्कुल जी बिल्कुल, महफिल बिल्कुल लूटेंगे वो। जब चवन्नी ठन्नी की बौछार होगी, महफिल लूट लूट के ले जाएंगे। बारात में जब नोट उड़ते हैं तो आते हैं ना लोग नोट लूटने, रेजगारियाँ लूटने आते हैं ना लोग, तो वही हालत बीजेपी की है। महफिल लूट के ले जाओगे, जितना उड़ेगा वो लूट के ले जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर एक बात बताइए, बार बार बीजेपी का आप तो कमियां निकालते हैं, लेकिन ये बीजेपी वाले किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं उनको खुद पता है या नहीं है? कोई मुद्दा बताते क्यों नहीं? देखिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी ने सबसे बड़ी एक नस पकड़ी हुई है धर्म की, साफ कहता हूँ। बीजेपी करती है टोटल धर्म की राजनीति, और धर्म की राजनीति में हमारे जो है युवा भी हैं, जो बड़े बूढ़े भी हैं, जो नया वोटर है, वो सब इनके इसमें माया जाल में फंस जाता है। सिर्फ उन्हें आह्वान कराया था, अरे हिंदुओं एक हो जाओ नहीं तो तुम खतरे में आ जाओगे। 100 करोड़ हिंदू एक हो जाएंगे तो पूरा विश्व खतरे में आ जाएगा भाई। तुम तो इनसे बात कर रहे हो, और पूरा भारत एक हो गया तो भारत के आगे कोई टिकेगा? लेकिन वो नहीं, डराएंगे किससे? अपने ही देश के लोगों से, अपने ही देश के बाशिंदों से डराएंगे कि नहीं एक हो जाओ नहीं तो तुम खतरे में आ जाओगे। क्या आज तक कहीं आपने देखा ऐसा? कहीं आपको, आप भी हिंदू हो, सारे हिंदू है, तमाम खुलेआम हम घूमते हैं, आते हैं जाते हैं, मस्जिद के पास से गुजरते हैं, जामा मस्जिद के पास से गुजरते हैं, सब जगहों से आना जाना है। कहीं कोई दिक्कत महसूस होती है? रात बेरात आप कभी भी निकल जाओ, कहीं कोई दिक्कत महसूस होती नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ महसूस होती है? जहाँ हमारे माननीय अमित शाह जी भाषण दे के आते हैं यूपी में। अब रात के 12 बजे बहन बेटियां जेवर पहनकर 12 बजे स्कूटी से अकेली निकल सकती हैं। अब उनकी बात पे यकीन कर, बरेली की 2 बेटियां थी बेचारी, इन्होंने नहीं यकीन कर लिया। जन्माष्टमी में रात को मेला देखने गई, सुबह उनकी दोनों की लाश जो है पेड़ पे टंगी हुई नजर आई। उनके साथ 4 लोगों ने गैंगरेप करा। ये तो हालत है, फिर कौन उसकी बातों पे यकीन करे? कभी लॉ एंड ऑर्डर पे बार बार सवाल उठा रहे हैं केजरीवाल, तो आप मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, यहाँ की कानून व्यवस्था अच्छा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद भी मैं आपको बताता हूँ 2022 और 23 में जो डाटा आया NCRB का, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध जितने भी हुए हैं उनमें टॉप पे यूपी था, और दूसरे नंबर पे हमारी दिल्ली थी। दूसरे नंबर पे दिल्ली थी। शर्म की बात है। अब दिल्ली का विषय किसके हाथ में? LG साहब के हाथ में। दिल्ली पुलिस LG साहब के अधीन आती है। लेकिन बहुत सारे तमाम लोगों को ये लगता है कि नहीं दिल्ली सरकार जो है मुख्यमंत्री के अधीन में आती है, और दिल्ली पुलिस जो है मुख्यमंत्री के अधीन में आती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री अगर चाहें तो दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल का ट्रांसफर नहीं करा सकते, एक कांस्टेबल को सस्पेंड नहीं कर सकते। वो सारा सब काम LG ने करना है। लेकिन हमारे LG साहब क्या करते हैं? किराड़ी में नाला जाम हुआ पड़ा है, बुराड़ी में नाला जाम हुआ पड़ा है, यहाँ की रोड टूटी पड़ी है, कुशक नाले को क्यों नहीं जोड़ा गया? उन्हें राजनीति में शौक है, उन्हें कानून व्यवस्था से कुछ नहीं लेना देना। योगी जी चुनाव प्रचार करने के लिए आए तो कानून व्यवस्था पे सवाल कर दिया, लेकिन क्या योगी जी को पता नहीं है कि दिल्ली पुलिस बीजेपी के हाथ में? इसलिए तो मैं कहता हूँ बीजेपी जो है अनपढ़ों की पार्टी है। इन्हें खुद ही नहीं पता होता मैं कहना क्या है। इनसे धार्मिक नारे आप जितने मर्जी लगवा लो उनमें मास्टर है, इनसे आप भड़काऊ नारे जितने मर्जी लगवा लो उनमें आप मास्टर हैं। जब आप इनसे डाटा की बात करेंगे, जब आप इनसे गणित की बात करेंगे, जब आप इनसे हिसाब मांगना शुरू करें, वहीं इनकी हवा खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की आपको पता है ना कितनी चर्चा हुई थी जब वो 3 का पहाड़ा भी नहीं सुना पाए थे बच्चों को। तो ये इनकी जब टॉप लीडरशिप की ये हालत है तो नीचे वालों की क्या होगी? अब ये लगातार गृह मंत्री का एक सबसे बड़ा आपको मजेदार बयान सुनाता हूँ। दिल्ली में रोहिंग्या बसे पड़े हैं, दिल्ली में रोहिंग्या वोटर बनते जा रहे हैं, दिल्ली में रोहिंग्या जो है हर जगह आ चुके हैं। दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर रोहिंग्याओं को बसाती है और उनके वोट बनवाती है, उनके सहारे जीतती है। ठीक है जी। अब मैं आप सबको एक गणित समझाता हूँ। दिल्ली अगर रोहिंग्या के सहारे जीती जाती है तो दिल्ली का हाल क्या होगा? दिल्ली में आ जाए 1,57,00,000 वोटर, 70 विधानसभाएं हैं। हर विधानसभा में अगर उसको इक्वल करा जाए तो लगभग ऑन एन एवरेज 2 लाख वोटर जो है हर विधानसभा में आते हैं।
और 2 लाख वोटर से लगभग जो एवरेज निकलती है वोटिंग की 60% अगर हम मान लेते हैं कि इससे ज़्यादा कभी वोटिंग होती नहीं चुनावों में, आपको पता है 60-62 यही आके टिक 60 हम मान लेते तो 1,20,00,000 वोटर 1,20,000 ने पर विधानसभा वोट डाला। जीतने वाला कैंडिडेट 50,000, 55,000, 60,000 वोट लेके जीतता है। तो यानी 60,000 वोट देके जो अगर वो रोहिंग्या के वोट लेके वो जीत रहा है और हर विधानसभा में 60,000, 70,000, 80,000 रोहिंग्या मौजूद हैं, तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी भाई? हड़ताल बजा रही थी। क्या कर रही थी? बॉर्डर पुलिस क्या कर रही थी? रोहिंग्या किनको कहा जाता है? जो म्यांमार से आए हुए शरणार्थी हैं, जो म्यांमार से भागे हुए मुसलमान हैं, उनको रोहिंग्या मुसलमान कहा जाता है। तो आपने म्यांमार की बॉर्डर क्यों नहीं सील करा हुआ? बीएसएफ वहाँ पे क्या कर रहा है? बैठ के भुट्टे भून रहा है फिर वो। और दिल्ली की बात करें तो 1,57,00,000 वोटर में से 50,000 वोटर भी अगर आपने मान लिए तो 70-50-35 यानी कि 35 लाख से ऊपर रोहिंग्या हो गए। 35 लाख रोहिंग्या दिल्ली में अगर मौजूद है तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? आपका मतलब है कि हर आपका पड़ोसी जो है वो रोहिंग्या ही है। आपको कहीं दिखता है पड़ोस में कोई रोहिंग्या रहता हुआ? अब इन्होंने रोहिंग्या निकालने की ड्राइव चलाई थी जब ये पीछे खूब मामला उठा। दिल्ली पुलिस सिर्फ अभी तक मात्र 2 रोहिंग्या को पकड़ पाई है। सीमापुरी में रह रहे थे, 12 को उन्होंने उसमें डाला है सस्पिशियस लिस्ट में, बस कि इन 12 की भी जांच करी जा रही है और 2 रोहिंग्या को इन्होंने डिपोर्ट करा है। टोटल कितने हुए? 14, जिनमें से 12 भी कंफर्म नहीं हुए, मात्र 2 रोहिंग्या। लेकिन फैलाया क्या जाता है? रोहिंग्या के वोट बनवा रही है आम आदमी भी बनवा रही है, कांग्रेस भी बनवा रही है। हम बीजेपी वाले आएंगे तो दिल्ली को रोहिंग्या उसे मुक्त कर देंगे। अरे भैया, दिल्ली पुलिस तो तुम्हारे आदमी, अब क्यों नहीं मुक्त करते? अब क्या समस्या है? एक भी अगर मकानदार अपने घर पे किराएदार रखता है, सबसे पहले किराएदार वेरिफिकेशन फॉर्म भरा जाता है, नहीं भरा जाता? नहीं भरेगा तो बीट कांस्टेबल आपके घर पे आ जाएगा, बेटा किराएदार रखा था, बता कहाँ है? लाभ पैसा तूने फॉर्म नहीं भरवाया ना, अब पैसा दे। लेता या नहीं लेता? अगर आपने जाके करवाया तो भी वो 1,000 या 2,000 रुपये वेरिफिकेशन का नाम पे लेगा। तो इसका मतलब झूठी वेरिफिकेशन हो रही है, रोहिंग्या के नाम पे झूठी वेरिफिकेशन हो रही है। सर रुकिएगा, मैं बाकी लोगों से पूछ लेती हूँ, आप इनकी बातों में कितना सहमत है? ठीक है सर, 100%। 100% सहमत इनके बातों पे। क्या लग रहा है कि बीजेपी काम नहीं कर रही? बिल्कुल काम नहीं कर रही, कैसे जीत जाते हैं? बस ऐसी धार्मिक नारे पे जीत जाते हैं वो। धार्मिक नारे शर्मा जी, रुक जाइए ना भैया। आप कह रहे हैं मुदित अग्रवाल जीतना चाहिए। मुदित अग्रवाल का ऐसा क्या खूबी है जिसकी वजह से उनको जीतना चाहिए? देखिए, इस पूरे इलाके की जनता की नब्ज जानते हैं वो, जिसे कहा जाता है कि नब्ज जानना। इस पूरे इलाके की नब्ज जानते हैं, एक गली में उनका आना जाना है, एक गली में लोग उनको पहचानते हैं। उनके पिताजी की यहाँ पे इतनी इज्जत है, हर व्यक्ति उन्हें जेपी अग्रवाल साहब को यहाँ पे जानता है, उनके दादाजी को, लाला रामचरण अग्रवाल जी को सब जानते हैं। जब इलाके का व्यक्ति होता है और इलाके के बारे में जब सब जानकारी रखता है कि किस गली में क्या समस्या है, किस आदमी से क्या समस्या है, तो वो उनको दूर करने में जिम्मेदारी लेता है। अगर व्यक्ति दूर से आएगा, बाहर से आएगा और वो लोगों के बीच में नहीं जाएगा तो कौन उसे पूछ रहा है? तो मुदित अग्रवाल जी के बारे में कम से कम ये है कि वो चुनाव तो आज पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे कह दे कि मैंने मुदित अग्रवाल से कभी कोई हेल्प ली और उन्होंने मुझे मना कर दिया, तो मैं कहता हूँ कि हाँ, मुदित अग्रवाल जी का चुनाव लड़ना गलत है। जब भी कभी चुनाव हो या ना हो, किसी ने अगर उनसे कहा कि साहब हमें इस चीज़ की जरूरत है और आपके फ़ोन की जरूरत है, हमेशा मौजूद रहे, रात के 24 घंटे मौजूद रहे, रात बेरात दिन रात उन्होंने कभी नहीं देखा, उनकी टीम ने कभी नहीं देखा। तमाम लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो कहते हैं कि हाँ, लाला जी को कभी भी फ़ोन कर लो, लाला जी हमेशा अवेलेबल मिलते हैं। उनके पापा ने तमाम चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं, एमपी भी रहे हैं, क्या उनका फायदा मिलेंगे उनको ये या अपने बलबूते में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए जी, फायदा मिलना चाहिए क्योंकि पिताजी ने भी तो काम करे है ना। सिर्फ अगर उन्होंने नाम ही नाम करा होता तो कोई फायदा नहीं मिलता। नामी आदमी का जो है नाम 1 बार चल जाएगा, 2 बार चल जाएगा, नाम 3 बार थोड़ी चल जाएगा, 4 बार थोड़ी चल जाएगा। उन्होंने जब काम करे तभी तो 4-4 बार जनता ने जिताया उन्हें, राज्यसभा भेजा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे। क्यों? क्योंकि काम करते थे। हर किसी में यही फेमस होता था, अग्रवाल साहब हैं। कोई समस्या है यहाँ व्यापारियों की, कोई समस्या होती थी, अग्रवाल जी को बोलो, फौरन दूर होएगी, और दूर हुई तो लोग रिगार्ड करते हैं। ठीक है, कभी कभी माहौल बदल जाता है, चीज़ें कोई चीज़ें हवा चलती हैं, चुनाव रातों रात पलट जाते हैं, तो कोई बात नहीं। अब लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि हमने कैसा कांच की चमक के चक्कर में हमने हीरा खो दिया, अब एहसास हो रहा है। पिछले चुनाव में भी हमारे यहाँ पे जेपी अग्रवाल साहब खड़े हुए थे, इसी सीट से वो लोकसभा के उम्मीदवार थे। जब वो हार गए तब यहाँ पे लोगों ने कहा यार उन्हें हरा कैसे दिया, समझ नहीं आ रहा। किन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया, कौन लोग वो गद्दार थे जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया? लेकिन बीजेपी सर जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है इसमें बाजी मार तो नहीं लेंगे? कहीं बाजी मार जाए, जैसे हरियाणा में कांग्रेस जीत रहे थे, सब बता रहे थे, लेकिन बीजेपी लूट गए। मैं बिल्कुल जी, बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर बिल्कुल फेयर इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी का नामो निशान नहीं है। लेकिन अगर वही नायब सिंह सैनी साहब की मैं बात बार बार याद करता हूँ, हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, हम सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं। कल हम सरकार बनाने जा रहे हैं और अगले दिन बैलेट बॉक्स खुलते हैं और पता चलता है कि 72 सीटों पे कांग्रेस आगे होती है, बैलेट जो खुलते हैं, और उसके बाद जब ईवीएम खुलती हैं तो कांग्रेस पिछड़ती चली जाती है। तो वही चीज़ अगर यहाँ पे भी होगी कि हमारी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, हम सारी व्यवस्था कर चुके हैं, तो फिर तो सर हम कुछ कर ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने सुना है, हम लोग जानने के लिए आए थे कि दिल्ली चुनाव में क्या कुछ माहौल है, लोगों के बीच क्या माहौल चल रहा है। तो लोगों ने दिल खोल के बात, धर्म नहीं चलते, दिल्ली चुनाव में मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाता है, और मुद्दा क्या होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी मुद्दा होने वाले है या पेश जाके हिंदू मुसलमान में फंसने वाली है, तो देखना, इसलिए इंतजार करें। बहुत बहुत शुक्रिया।